नमस्कार। भारतीय लोक कथाओं में ना एक ऐसे साये का जिक्र मिलता है जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। एक ऐसा भूत जिससे बस एक ही चीज चाहिए, मछली। जी हाँ, आज हम मेछो भूत की उसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचे, आधी रात का सन्नाटा हो और दरवाजे के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज में ये धमकी सुनाई दे, मुझे मच्छी दे वरना अच्छा नहीं होगा। बस यही वो खौफनाक अल्फाज थे जिसने एक हंसते खेलते परिवार की पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से। ये लोग ना एक नई नवेली हवेली में रहने आते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थीं, क्योंकि एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके चैन और सुकून को हमेशा के लिए छीन लिया। जरा उस माँ की हालत का अंदाजा लगाइए। मंदाकिनी जब अपनी बेटी सुगंधा को किचन में देखती है और पाती है कि वो किसी जानवर की तरह कच्ची मछली नोच नोच कर खा रही है। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए हैं। मतलब ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने मंदाकिनी के पैरों तले जमीनी खिसका दी। उसे उसी पल एहसास हो गया कि उनके घर में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। और यहीं से मामला और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। देखिए, सुगंधा का बर्ताव पल भर में बदल जाता है। एक पल तो वो वही मासूम बेटी है जो घिन से कहती है, छी, ये कच्ची मछली मेरे हाथ में कैसे आई। और अगले ही पल एक भारी अनजानी सी आवाज में वो बोलती है, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ ही रहूंगी। एकदम साफ था, सुगंधा के शरीर में अब कोई और भी था। अब इस भयानक घटना के बाद तो जाहिर है परिवार का डर बढ़ता ही चला गया। और अक्सर डर में इंसान गलत फैसले लेता है। उन्होंने भी वही किया, अपना ध्यान गलत इंसान पर लगा दिया, जिससे हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ गए। तभी घर के नौकर भुवन ने उन्हें एक चेतावनी दी। उसने बताया कि वो लोग किसी मामूली चीज से नहीं, बल्कि बंगाल के कुख्यात मेछो भूत यानी मछली वाले भूत का सामना कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा वैसा साया नहीं है। इसे अगर एक बार भी मछली खिला दी तो समझ लीजिए उसकी भूख और ताकत दोनों काबू से बाहर हो जाती हैं। परिवार ने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी थी। अब देखिए, परिवार के लिए तो सारे सबूत सुगंधा की तरफ ही इशारा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो वो अपनी बुआ इंद्रानी को धमका रही थी, फिर घर के बाहर जानवरों के कटे फटे अंग मिल रहे थे, और तो और वो खुद अपने कमरे में बिस्तर के नीचे अजीब हालत में बेहोश मिली। तो बस उन्हें पूरा यकीन हो गया कि जो भी है वो सुगंधा ही है, उसी पर भूत का साया है। तो सोचिए, परिवार अपनी ही बेटी से डरने लगा था, और इसी डर और लाचारी में उन्होंने एक बहुत भयानक फैसला ले लिया। उन्होंने सुगंधा को उसके अपने ही कमरे में बाहर से बंद कर दिया। उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उनकी ये सोच उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। और बस यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। जरा सोचिए, अगर समस्या की जड़ कमरे में बंद है तो फिर परिवार पर हमला कौन कर रहा था? यही एक सवाल था जो असली रहस्य की ओर ले जाने वाला था। और यही वो सवाल है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। मतलब अगर भूत सुगंधा के अंदर था और सुगंधा तो कमरे में बंद है, तो फिर घर में ये आतंक कौन फैला रहा था? जाहिर सी बात है, असली खतरा कहीं और ही छिपा हुआ था। चलिए जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। पहली रात सुगंधा पर साया आया, ठीक है। अगली रात उसे कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके ठीक बाद उसी रात को परिवार पर हमले कम होने के बजाय और भी ज्यादा भयानक हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? बस यही वो पहेली थी जिसमें असली सच का सुराग छुपा हुआ था। उस दूसरी रात जो आतंक हुआ वो तो कल्पना से भी परे था। पहले तो माता पिता का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा, फिर हॉल से सामान फेंके जाने की डरावनी आवाजें आने लगी। हद तो तब हो गई जब उन्हें अपने बिस्तर के नीचे से किसी के खरोचने की आवाज आई, और फिर अचानक उनके बेडरूम की खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। कोई अनदेखी ताकत अब सीधे सीधे उन पर हमला कर रही थी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ पहुंचे हैं जहां इस पूरे रहस्य से पर्दा उठने वाला है। घर में जो असली दुश्मन छिपा बैठा था उसका चेहरा अब सामने आने वाला था, और यकीन मानिए सच किसी के भी अंदाजे से कहीं कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। और ठीक तभी वो नौकर भुवन एक सिद्ध पुरुष को लेकर वहां पहुंचता है।
अब सिद्ध पुरुष कौन होते हैं? वो ज्ञानी व्यक्ति जो ऐसी अनदेखी अलौकिक शक्तियों को न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि समझ भी सकते हैं। मतलब अब इस घर में एक ऐसा इंसान आ चुका था जो उस अनदेखी बुराई को पहचान सकता था। सिद्ध पुरुष ने एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद शक्तिशाली विधि अपनाई। उन्होंने क्या किया? एक अभिमंत्रित लोहे की कील ली और उसे परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर से घुमाना शुरू कर दिया। वो बस ये देखना चाहते थे कि वो बुरी आत्मा किस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। सुगंधा उस पर इस पूरी क्रिया का कोई जरा भी असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो कील बुआ यानी इंद्राणी के पास पहुंची, इंद्राणी ने एक बहुत ही भयानक और हिंसक प्रतिक्रिया दी। असली मुजरिम पकड़ा जा चुका था। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इंद्राणी की आंखें एकदम लाल हो गईं और उसी भूत की भारी आवाज में वो चीखी, तू मुझे भगाएगा पंडित? जा, चला जा, नहीं तो पहले तेरा ही खून पी लूंगी। सच अब शीशे की तरह साफ था और उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक था। तो यहाँ हमें उस मीछो भूत की चालाकी का पता चलता है। वो सिर्फ एक भूखी आत्मा नहीं बल्कि एक बहुत शातिर शिकारी था। जैसे ही उसे लगा कि अरे सुगंधा तो अब पकड़ी जा सकती है, उसने फौरन शरीर बदल लिया और इंद्राणी को अपना नया ठिकाना बना लिया और वहीं से वो पूरे परिवार को धोखा देता रहा। तो ठीक है, रहस्य तो सुलझ चुका था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अब समय था उस बुरी आत्मा का सामना करने का और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देने का। और ये अंतिम टकराव नदी के किनारे होने वाला था। सिद्ध पुरुष की योजना ना 4 हिस्सों में बटी थी और वो बिल्कुल अचूक थी। पहला, घर के चारों ओर अभिमंत्रित बांस से एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि भूत भागकर वापस अंदर ना आ सके। दूसरा, भूत की सबसे बड़ी कमजोरी यानी मछली की भूख का इस्तेमाल किया गया, उसे बाहर बुलाने के लिए। तीसरा, मंत्रों की शक्ति से उसे इंद्राणी का शरीर छोड़ने पर मजबूर किया गया। और चौथा और आखिरी स्टेप, जब वो अपनी सबसे कमजोर हालत में हो तब उसे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना था। और ये योजना काम कर गई। मछली के लालच में मेछो भूत ने इंद्राणी का शरीर छोड़ दिया और सीधा अपनी दावत की तरफ बढ़ गया। उसकी जो कभी न मिटने वाली भूख थी वही उसके अंत का कारण बनने वाली थी। और बस उसी पल जब वो भूत मछली खाने में पूरी तरह मग्न था, सिद्ध पुरुष ने एक जलता हुआ नारियल सीधा उस पर फेंक दिया। एक तेज कान फाड़ देने वाली चीख उठी और वो साया आग में समाकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। इंद्राणी और पूरा परिवार आखिरकार आजाद हो गया था। अब इतने भयानक अनुभव के बाद वो परिवार एक पल भी उस हवेली में नहीं रुका। तपन बाबू ने तो उसी महीने अपना तबादला करवा लिया और वो लोग वहां से बहुत दूर चले गए। और वो भयावह हवेली एक बार फिर खाली और वीरान हो गई। परिवार तो उस हवेली को छोड़कर चला गया, लेकिन एक सवाल है जो आज भी हवा में तैरता है। वो हवेली आज भी वहीं है और वो नदी भी आज भी वहीं बहती है। तो कौन जानता है कि शायद किसी और दिन किसी और के हाथ से गिरी एक अकेली मछली उस कभी न मिटने वाली भूख को फिर से न जगा दे।